गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? बढ़िया, मजा में? ऑल गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सही बात है, वंस अगेन। सो एक बात बताओ यार, मैं ना इस हफ्ते में एक दिन क्लास नहीं ले पाई थी, जिस वजह से मुझे आज क्लास लेनी पड़ रही है। एक दिन की क्लास मेरी मिस हो गई थी, तो वो क्लास मैं आज ले रही हूँ। ठीक है, कल जो कुछ पढ़ा था वहां तक किसी की कोई समस्या है? रिवीजन करो बेटा। देखो छोटे कुमार, यू कैन डू टू थिंग्स। पहला तो रिवीजन करो बहुत अच्छे से। दूसरा, जब आंसर करने जा रहे हो तो हमेशा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दबाजी में मत। देखो मैं मानती हूँ कि जब नाम आता है आप लोगों का बोलते तो आपको अच्छा लगता है, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग जल्दबाजी में गलत बताएं। तो हम क्वेश्चन को सही से पढ़े तब आंसर करें। सो टू थिंग्स यू कैन डू, रिवीजन एंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तब आंसर सही हो जाएगा। हर्षित, जब तुम्हारे पास किताब आएगी तो तुम ये सब देख लेना एक बारी। चलो ठीक है, तो एज यूजुअल देखो आज मैं ना वो पीडीएफ जो क्वेश्चंस बनाती हूँ आज वो बनाई नहीं हूँ, बिकॉज आज मैं थोड़ा रेस्ट मोड में आ गई थी। ठीक है, ऑब्वियसली 30 अगस्त की पीडीएफ 30। देखो अगर पहले की पीडीएफ हम लोग अभी नहीं दे सकते हैं ना, मतलब बाद की पीडीएफ हमें थोड़ी ना पता है। हाँ नहीं होती है। इस हफ्ते में मैं एक दिन आपकी क्लास नहीं ली थी, ट्यूसडे को, तो वो क्लास रह गई थी, तो उसे हम अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आज क्लास हो रही है। वॉइस लो है, स्कैन रुको सर, इसकी वॉइस बढ़ा दीजिए 24। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फिर आप देखो आज मैंने वो वाली पीडीएफ नहीं लगाई हूँ, आज बिना पीडीएफ के ऐसे मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि आरबीआई की कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि आरबीआई विल बी द इशुअर ऑफ करेंसी? आरबीआई के किस सेक्शन में मेंशन है कि आरबीआई करेंसी इशुअर बनेगा या रहेगा? आंसर करना जरा। सेक्शन 22, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेगा सभी लोग कि बीआरबी एनएमपीएल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरबी एनएमपीएल? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, करेक्ट। सो दैट वुड बी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, भूल गए इज नॉट द आंसर। कल पढ़े हो आज भूल गए, गजब। कभी खाना खाना भूलते हो? वैसे अब तो भूल जाते होगे, इस उम्र तक डिस्प्रेशन होता है तो खाना खाना भूल जाते हैं। चलो इंस्टाग्राम चलाना भूलते हो? इंस्टाग्राम किसी को नहीं भूलता है आज के समय में। सुनो अगला देखो, बीआरबी एनएमपीएल जो है ये कौन से दो प्रेस हैं जिन्हें मैनेज करता है? कौन से ऐसे दो प्रेस हैं जिन्हें की बीआरबी एनएमपीएल मैनेज कर रहा होता है? इंस्टा वाली बात नहीं मानूंगी मैं, ये झूठ है एकदम। जो दो, यार आवाज मेरी मैंने तेज करा ली है जितनी तेज हो सकती थी, अब कितनी ही तेज करूं मैं? ओके, थोड़ा सा आप लोग अपने अपनी जो आपका वो है ना डिवाइस, उसका आवाज बढ़ाकर देखो बेटा, क्योंकि पता है जब ज्यादा तेज होगा ना तो फिर आवाज फटने लग जाएगी, फिर आपको और दिक्कत होगी। मैं थोड़ा सा धीमे बोल रही हूँ वैसे, लेकिन इतना भी धीमे नहीं बोल रही हूँ कि आपको परेशानी हो। हाँ, तो ये कौन से दो प्रोसेस मैनेज करता है बेटा? मशूरू एंड शाल्विनी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में कॉइन्स को कहां कहां पर बनाया जाता है? कौन कौन सी चार प्रोसेस हैं जहां पर कॉइन्स की मिंटिंग होती है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। इसका एक तरीका होता है याद करने का, महकना। म से मुंबई, ह से हैदराबाद, क से कोलकाता, एन से नोएडा, महकना। ठीक है, कौन सा ऐसा सब्सिडियरी आरबीआई का जो कि आरबीआई को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? रेबिट। आरबीआईएच का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआईएच? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, करेक्ट। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा सभी लोग जरा कि हमारे देश में कौन कौन से दो प्रोसेस हैं जिनको एसपीएमसीआईएल देख रहा है?
नासिक एंड देवास, ठीक है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक देवास हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, नासिक हो जाता है, ठीक है। हाँ चलो, सो अब जरा हम लोग फर्दर और भी कुछ बातें करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा रूम जहां पे आरबीआई करेंसीज को रखती है ताकि उसको मार्केट में सर्कुलेट कर सके, ऐसे रूम को या ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? करेंसी चेस्ट, ठीक है, करेक्ट। दो चार बातें और है जो हमने अभी करनी है, फिर जो है अपनी सेशन की हम क्या करेंगे, अपनी सेशन की हम करेंगे शुरुआत, ओके। डीपीपी में कमिटी से रिलेटेड, हाँ सुनो, डीपीपी में आपको बहुत सारी ऐसी कमिटीज मिली होंगी। मैंने आपको डीपीपी जब सॉल्व कराया तो मैं आपको बताई भी हूँ कि बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं, नॉट अभी बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं जो हम नहीं पढ़े होंगे बिकॉज लाखों कमिटी बनाई गई थी। तो मैंने जो कमिटीज बनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रिफॉर्म के ऊपर बनाई थी जो इंपॉर्टेंट थी, 5-6-7 बहुत सारी कमिटीज हैं। तो वहां पे इसलिए करना भी जरूरी था कि अगर कोई कमिटी हमसे क्लास में रह गई है तो डीपीपी के माध्यम से हम उसको कवर कर लेंगे। दैट वाज माय मेन पर्पस, ओके। चलो देखो, दो चार बातें थी कल के सेशन से जुड़ी हुई, उसको कर लेते हैं, फिर आज की सेशन को हम करेंगे प्रोसीड। यस यार, वॉइस मैंने बढ़वा ली है, वॉइस बढ़ चुकी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। ये बताओ, वॉइस को लेके किसी किसी परेशानी है, एक बार पोल कर लेते हैं, कितने लोग ऐसे हो जो वॉइस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बहुत कम जिन्हें आ रही है। आरबीआई का टॉपिक तो अभी मैं कर रही हूँ। तो फिर क्यों लोग कह रहे हैं कि कम है? तब से ही चल रहा है वॉइस कम है, तो 4-5 बच्चे तब से ही कह रहे हैं कि मैं वॉइस बहुत कम है। चलो ठीक है, 67% कह रहे हैं सही है, 32% कह रहे हैं नहीं सही है। पता नहीं यार, हमने अपनी तरफ से यार सब करा लिया है, अगर ज्यादा तेज करा देंगे तो फिर वॉइस फटने लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो थोड़ी सी और भी तेज करा लिया, अब इससे ज्यादा तेज नहीं हो पाएगी बेटा। हम शुरुआत करते हैं। कल जब हम लोग करेंसी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें दो चार चीजें थी, जैसे कि एक है जिसको हमें पढ़ना है सॉलिड नोट, एक है म्यूटिलेटेड नोट, फिर हमने देखने हैं कुछ सेक्शंस जैसे कि सेक्शन 24 एंड 25। ये तीन चीजें अभी हमने करनी है, ओके। सर इसका ऐसे कितने पे चल रहा है? अभी कर दिया मैंने, ओके ठीक है। देखो बेटा, टॉकिंग अबाउट क्या है सॉलिड नोट, ठीक है। सॉलिड नोट की अगर हम डिस्कशन करें तो कई बार आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे नोट्स होते हैं ना जो यूज कर करके खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा। कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा यूज करने से वो फिर खराब होने लग जाते हैं, बिल्कुल मतलब घिस से जाते हैं। तो ऐसे जो नोट्स होते हैं जो कई बार यूज करने की वजह से खराब हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये सॉलिड नोट्स हैं। क्या है सॉलिड नोट्स, ठीक है। सो रिमेंबर व्हाट इज अ सॉलिड नोट। सॉलिड नोट का मतलब हो गया ऐसा नोट जिसको यूज कर करके खराब कर दिया गया है, ठीक है। म्यूटिलेटेड नोट, मान लो दो अलग अलग 10 की नोट है, कटी हुई है, आपने उसको एक में जोड़ दिया तो वो म्यूटिलेटेड नोट कहलाती है कि दो अलग अलग नोट है उनको इन्होंने जोड़ करके एक कर दिया, एक बना दिया, तो उसी को म्यूटिलेटेड नोट का वो कहा जाता है कि यही है म्यूटिलेटेड नोट, ठीक है। इन सब के अलावा सेक्शन 24 और 25 ये थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हाँ ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये आरबीआई से, क्योंकि नोट तो बेटा आरबीआई का ही पार्ट होगा, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज रिलेटेड टू आरबीआई, ठीक है। 16 पर है मेरी, अगर तुम एसी की बात करो तब तो गजब। खैर सुनो, तो जैसा मैं आपसे बता रही थी कि सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि ये क्या है और हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली इसके बारे में। दोनों ही जो है ना, सेक्शन 24 जो है ये बैंक नोट के डिनोमिनेशन के बारे में बताता है। डिनोमिनेशन का मतलब समझ रहे हो कि ये कितने की नोट है। तो जो बैंक नोट्स हैं इनकी डिनोमिनेशन के बारे में सेक्शन 24 बताता है। 10 रुपए की नोट है, 25 रुपए की नोट और व्हाटएवर, ओके 25 का 20 रुपए की नोट है, तो ये डिनोमिनेशन के बारे में सेक्शन 24 में लिखा है। और सेक्शन 24 में ये चीज लिखी हुई है कि कभी भी आरबीआई 10,000 से ज्यादा बड़ी नोट नहीं छापेगा। तो आरबीआई 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 ज्यादा से ज्यादा जो छापेगा वो 10,000 छापेगा, ठीक है। 10,000 से बड़ी नोट जो है अलाउड नहीं है, तो मैक्सिमम ये 10,000 तक की नोट को छाप सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये 15,000 की कभी नोट छपी है, नहीं, 10,000 की नोट आज तक 2 बार छपी है, कब कब छपी है अभी बताती हूँ, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने को छाप सकता है, 10,000 की नोट तक को छाप सकता है, उससे ज्यादा की नोट को ये नहीं छाप सकता है, ठीक है। अगला क्या हो जाता है, अगला हो जाता है सेक्शन 25। नाउ व्हाट इज सेक्शन 25? सेक्शन 25 का मतलब है कि जो भी नोट है उसका क्या फॉर्म होगा, डिजाइन होगा, मटेरियल होगा, ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं ये हमेशा सेक्शन 25 में लिखी रहती है कि बैंक की जो नोट छप रही है किस मटेरियल पे छप रही है, किस फॉर्म में छप रही है, किस तरीके का उस पर लिपि लिखा हुआ है, हर चीज जो होती है वो उसके सेक्शन 25 में होती है। और इसका डिस्कशन सरकार और आरबीआई मिलकर करते हैं सेक्शन 25 के अनुसार, ठीक है। फॉर्म, मटेरियल, डिजाइन ऑफ करेंसी नोट, ठीक है। तो ये सेक्शन 24 और 25 हो गए, ओके। ना देखो, अब एक और भी चीज को जरा आपसे भी लो कि
हमारे देश में जो करेंसी होती है, क्या आपको पता है कि नोट्स पे कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं? क्या आप लोगों को पता है कि जो एक नोट होती है उस पे कितनी लैंग्वेज होती है? किसी को पता है? बता सकते हो आप क्या? ट्राई करोगे कि कितनी लैंग्वेजेस होती हैं नोट पे हमारे देश में? सत्रह होती हैं। 15 रीजनल लैंग्वेज होती है और इंग्लिश एंड हिंदी को मिलाकर टोटल 17 लैंग्वेजेस हो जाती हैं। ठीक है, एनीवे अच्छा देखो, सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट, आप लोगों को याद है 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था? शायद आप लोगों को याद हो 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी जी निकल कर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे वहां पर अब से 500 और 1000 की नोट मान्य नहीं है। उन्होंने ये बात कही थी कि अब हमारे देश में 500 और 1000 की जो नोट है वो मान्य नहीं है। ठीक है, अब बात ये है कि जब रुपए पैसे को सरकार नहीं छाप रही है, सॉरी, जब रुपए पैसे को आरबीआई मार्केट में भेज रही है, तो इस तरीके की अनाउंसमेंट को सरकार कहां से करने लग जाएगी? इस तरीके की अनाउंसमेंट को सरकार इसलिए कर रही थी क्योंकि बेटा सेक्शन 26 जो है ना, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के बिहाफ पे ये नोट्स को नो लॉन्गर लीगल टेंडर बता सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था इस लैंग्वेज के मुताबिक, सॉरी, इस सेक्शन के मुताबिक क्या था कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को ये पावर मिलती है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे कि वो जो भी सेंट्रल बैंक की नोट है उसको डिक्लेयर कर सके कि ये एक लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? ऐसी जितनी भी नोट्स हैं जो हमारे देश पर चल रही हैं, ठीक है, ऐसी जो भी नोट्स हैं जो हमारे देश में चल रही हैं उनको हम कहते हैं कि ये लीगल टेंडर है। ठीक है, जो भी नोट्स हमारे देश में चलती हैं वो लीगल टेंडर कहलाती हैं, यानी वो नोट्स जिनको आप यूज कर सकते हो मार्केट में, तो ये सभी की सभी लीगल टेंडर है। अगर सरकार आती है और कहती है कि अब ये लीगल टेंडर नहीं है, तो सरकार को ये जो अधिकार है ये सेक्शन 26 से ही मिल रहा है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक में, किसी को कोई प्रॉब्लम? सब कुछ ठीक है? बताओ, कोई सवाल किसी का? हाँ, अभी हम लोग नोट के सिग्नेचर की भी बात करते हैं, कौन होता है? ओके, अब जो हमारे देश में नोट्स छपती हैं उस पे साइन किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन जो 1 रुपए की नोट होती है उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। ठीक है, तो जो भी नोट्स छपती हैं उस पे साइन होता है आरबीआई के गवर्नर का, लेकिन जो 1 रुपए की नोट होती है उस पे साइन किसका होता है? हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी का। ओके, चलो, अभी एक टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में क्या है ना, डिमोनेटाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो डिमोनेटाइज करने का मतलब होता है कि कोई नोट है जो कि हमारे देश में चल रही थी पर डिमोनेटाइज कर दिया गया, इसका मतलब अब वो नोट नहीं चल सकेगी। जैसे 500 और 1000 की नोट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी फिलहाल में अभी कह रही हूँ, मतलब जब 500 और 1000 का डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि 500 और 1000 की नोट को क्या किया था? अब वही तो पढ़ा रही हूँ, जो कल रह गया था वही बता रही हूँ ना। अभी यही सब तो कल रह गया था हमारा जो करना था, उसी के ही आगे करेंसी को ही मैं पढ़ा रही हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट सेक्शन, उसी को ही तो मैं कर रही हूँ ना तब से। सुनो, डिमोनेटाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिमोनेटाइजेशन जो है इसका मतलब है कि किसी नोट की आके बोल देना कि भाई देखो अब जो है इस नोट को हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं, यानी अब ये नोट आपकी मार्केट में नहीं चलेगी। सिंपली अभी तक इसकी वैल्यू अगर मान लो 500 की नोट थी और वो लीगल टेंडर है, आप उसको यूज करो, आप 500 रुपए का सामान जाके खरीद रहे हो, सरकार ने कह दिया कि हम इसे डिमोनेटाइज कर रहे हैं, यानी कि अब आप उस 500 की नोट को ले जाके मार्केट से कुछ नहीं खरीद सकते हो क्योंकि अब उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो डिमोनेटाइज करने का मतलब होता है कि जो भी मतलब नोट है उसमें क्या होगा, उस नोट में उसकी जो वैल्यू है, जो पावर है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, उसको एकदम खत्म कर देना। अब वो नोट क्या रह जाएगी? महज एक कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो दैट इज सिंपली डिमोनेटाइजेशन। हमारे देश में 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। अब आप लोग गूगल करोगे और देखोगे कि हमारे देश में जो 10,000 की नोट्स हैं इसको कितनी बार प्रिंट किया गया है और कितनी बार डिमोनेटाइज किया गया है। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? 2000 की नोट को अभी डिमोनेटाइज नहीं किया गया है, उसको बस सर्कुलेशन से बाहर लिया जा रहा है। डिमोनेटाइज करने की बात नहीं हुई है। हाँ, ये कहा गया है कि अब इसको सर्कुलेशन से बाहर कर देंगे क्योंकि 2000 की नोट को एक्सचेंज करना मुश्किल है। मुझे बताओ, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पर? ठीक है, पूछो, अपने डाउट को पूछो। चलो, तो आई होप अभी तक आप लोगों को क्लैरिटी होगी। और
अब हम लोग आज की चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब है जो भी नोट आपके देश में आप यूज कर सकते हो वो सभी लीगल टेंडर है। जैसे 10 की नोट है, 10 की नोट आप लोग यूज कर सकते हो मार्केट में, दैट इज अ लीगल टेंडर। 500 की नोट है, 500 की नोट को आप यूज कर सकते हो, 500 की नोट इज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का सिंपल मतलब है जो भी नोट्स आप अपने मार्केट में यूज कर सकते हो उनको हम लीगल टेंडर कहते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, ये आप लोग देखोगे कि हमारे देश में 10,000 की नोट को कब प्रिंट किया गया है, कब डिमोनेटाइज किया गया है। एंड आई सपोज गूगल चलाना आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कि 10,000 की नोट भारत में पहली बार कब आई थी, दोबारा कब आई थी, ठीक है। ये आप सभी लोग सर्च करोगे। ओके, गूगल पे आई सपोज यार गूगल पे तुम लोग इतनी चीजों को सर्च कर सकते होगे, है ना। पावर नहीं मिलती है, रिकमेंडेशन लेती है। हाँ, सरकार देखो, सरकार को पैसे रुपए के मामले में दखल तो नहीं देना है, तो सरकार को कभी भी अथॉरिटी आरबीआई का ही कोई सेक्शन देगा। तो आरबीआई का जो सेक्शन 26 है वो सरकार को ये अथॉरिटी देता है कि आप आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे रिकमेंडेशन ले लो, और किसी नोट को अगर आपको लगता है कि डिमोनेटाइज करना है तो आप डिमोनेटाइज कर सकते हो। तो वो उनको अथॉरिटी एक तरीके से देता है, लेकिन पहले रिकमेंडेशन लेनी होती है तब। ओके, एनीवे यार देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ, ना तो मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ ना तो मैं मोदी जी के साथ हूँ, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो 2016 वाला डिमोनेटाइजेशन करने का मतलब आज तक मेरे समझ के परे है। डिमोनेटाइजेशन कभी भी अगर किसी अर्थव्यवस्था में की जाती है तो उसका बेसिक मकसद होता है कि बड़ी नोट को निकाल के छोटी नोट लाओ। अगर आप 1000 की नोट निकाल रहे हो तो आप 200 की नोट लाओ ना, लेकिन हमारे वहां पे डिमोनेटाइजेशन उल्टा हुआ। 500 और 1000 की नोट को निकाल के 2000 की नोट ला दी गई। उसमें न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि अब नोट पे चिप लगा रहेगा। भारत की तकनीक इतनी आगे कब से हो गई कि नोट पे चिप लगा रहेगा, जहां चिप लगा रहना चाहिए वहां चिप ही नहीं लग रहा है। कहां से हम लोग इतने आगे हो गए। तो ऑनेस्टली अगर मैं आपसे बात करती हूं तो देखो, ये जो एक बड़ी बात है वो ये है कि उस डिमोनेटाइजेशन का अर्थ, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी हुआ, ये बहुत लोगों के समझ के परे था। ऑनेस्टली मेरे भी समझ के परे ही थी ये बात कि यार आप 1000 की नोट को हटा के डिमोनेटाइजेशन, अब जैसे 10,000 की नोट हटी तो 5,000 की आ रही है या कुछ हो रहा है, समझ आ रहा है, चलो 2,000 की ला रहे हो, 1,000 आप 1,000 की नोट हटा रहे हो फिर 2,000 की ला रहे हो। अरे गजब, एकदम बहुत ही सेंसलेस। और ये बहुत बड़ा रीजन था कि रघुराम राजन, उर्जित पटेल, ये लोग धीरे धीरे करके कहा जाता है रिजाइन भी किए थे उस टाइम पर, ठीक है। खैर वो एक अलग बात थी। एज आई सेड, ना तो मैं मोदी जी के साथ हूं ना तो उनके खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि सरकार के सही स्टेप पे आप उन्हें एप्रिशिएट करो, गलत पे आप जो है क्रिटिसाइज करो। डेमोक्रेसी यही तो है ना। खैर, चुप नहीं चिप यार, चिप रहने दो। अगर चिप का मतलब नहीं बताया तो यहाँ पे इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग थिंग, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करोगे जब तुम 2000 की नोट लाओगे। 2000 की नोट लाने से तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जहां जहां इन्फ्लेशन बढ़ा है उसका बहुत बड़ा रीजन था कि बड़े डिनोमिनेशन की नोट आई है। तो यार 2000 की नोट लाके आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, उल्टा आप बढ़ाओगे। इस तर्क को तो कोई कह ही नहीं सकता है कि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर आपके घर में लोग बीजेपी के सपोर्टर, उनके सामने आप लोग अगर ये बात बोल दोगे तब तो बस सब लोग परेशान हो जाएंगे। अरे बताओ, ऐसी बात कह दी, गलत बात कह दी। लेकिन ये सच्चाई है। कोई सेंस नहीं था उस समय की डिमोनेटाइजेशन का, जीरो सेंस था, कुछ नहीं। आखिर में ये 2000 की नोट वापस ही ले लिए। 2016 में आप लाए हो, 2022-23 होते होते आप कहने लगे चलो वापस कर दो। डिमोनेटाइज नहीं किया लेकिन वापस लेने लगे। क्या मतलब था, नहीं लाते आप इससे अच्छा। खैर चलो अभी हम लोग चलते हैं और आप अपनी आज की सेशन को हम समझते हैं। आज हम लोग बैंक्स के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने तरीके के बैंक्स होते हैं। ओके, ये पेज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं कि भारत में कितने तरीके के बैंक्स होते हैं तो बैंक्स की शुरुआत कहाँ से होती है। जब हम लोग बात करते हैं अपने वहाँ की, तो हमारे वहाँ की जो शुरुआत होती है वो मनु से होती है। मनु आए थे, फिर अंग्रेज सब एडम एंड ईव कहते हैं ना। तो बैंक्स की जब हम शुरुआत करते हैं, आजादी के बाद की बात करें, आजादी के पहले की नहीं, आजादी के बाद की जब हम बात करते हैं बैंक्स की जब शुरुआत करते हैं तो ये जो शुरुआत होती है ये आरबीआई से होती है, ठीक है। सो जब मैं आपसे कहती हूँ टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, तो इनका जो टाइप है ये कहाँ से शुरू होता है। इनका जो टाइप है ये शुरू हो जाता है आपका आरबीआई से। ओके, आरबीआई से होती है इनकी शुरुआत। आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो आपसे मैंने कई बार डिस्कशन कर रखी है कि आरबीआई का अपना खुद का एक कानून है, ठीक है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं, तो बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, क्योंकि मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी इसे, ठीक है। आरबीआई का बेटा हम सभी को पता है कि आरबीआई का एक अपना एक्ट है 1934 का, और आरबीआई अपना जो भी काम करती है वो इसी एक्ट के मुताबिक करती है, ठीक है। ये इसी एक्ट के मुताबिक ही आरबीआई अपना काम करती है 1934। तो आप ऐसे समझो कि ये कानून है कि आरबीआई कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी। और एक्ट का मतलब क्या है, एक्ट का मतलब आप समझो कि एक किताब होगी जिस किताब के अंदर लिखा होगा कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या नहीं करेगा, आरबीआई को क्या पावर मिली है, आरबीआई को क्या अथॉरिटी मिली है। तो ये सबका सब कुछ इस कानून में बकायदा लिखा हुआ है, हर एक चीज यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब जैसे आप लोग देख सकते हो कि हर चीज यहाँ पर मेंशन है, हर चीज यहाँ लिखी हुई है। इस किताब में जो इनका एक्ट है इसमें कुछ स्केड्यूल है और कुछ सेक्शंस हैं। जब हम लोग कॉलेज की किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे कि कॉलेज की किताब में कुछ यूनिट होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं। ऐसे ही जो इनका कानून है उसमें भी कुछ स्केड्यूल है और उसमें कुछ सेक्शंस भी हैं। तो कुल 4 स्केड्यूल हैं आरबीआई की इस किताब में, और सेक्शन लगभग 63 हैं, ठीक है। तो कुल 4 स्केड्यूल हैं और लगभग 63 सेक्शंस हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना, क्या क्या था, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सेक्शन 26, 24, 25, 26, 22, 21, 22 के बारे में, 20, 21 के बारे में हमने बात करी थी, है ना। तो याद रखे रहिएगा कि जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। ऐसे ही 4 अलग अलग स्केड्यूल हैं, उन चारों स्केड्यूल में भी अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। इन चारों स्केड्यूल में से जो दूसरे नंबर वाला स्केड्यूल है जिसे हम कहते हैं सेकेंड स्केड्यूल, इस स्केड्यूल में कुछ बैंक्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई का जो एक्ट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुल 4 स्केड्यूल हैं, और ये जो 4 स्केड्यूल हैं इसमें जो दूसरा स्केड्यूल है इसमें कुछ बैंक्स का नाम लिखा है। क्या जिसका मन होगा आरबीआई उसका नाम लिख देगा, नहीं, कुछ उनकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है।
मान लो कि तुम बैंक का पेपर देने जा रहे हो, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, आपकी इतनी उम्र होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कहीं कहीं पे कंप्यूटर की डिमांड है, ऐसे होता है। वैसे ही किन बैंकों को यहाँ पे लिखा जाएगा, उनकी कुछ अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सरकारी हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस हो सकते हैं, कोई भी जो अगर एलिजिबल है उनका नाम लिखा जाएगा। जो भी ऐसे बैंक हैं जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में लिख दिया गया, इन बैंकों को कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और जिनका नाम इस शेड्यूल में नहीं, इसमें नहीं लिखा है, वो कहलाते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। और यहीं से ही आरबीआई की जो वो होती है ना, यहीं से ही जो आरबीआई का या आप कह सकते हो बैंक्स का जो टाइप है वो यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैंक का टाइप शुरू होगा ये क्या होगा, ये होगा शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? ठीक है यार, ये ना जो मैं आपको यहाँ पे सेक्शंस बताई थी वो शायद से 61 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। जहां तक आरबीआई के जो नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं वो 61 टोटल सेक्शन होते हैं, नॉट 63, इट इज 61। मैं हर बार इसको लेके कंफ्यूज होती हूँ, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने देखा कि बैंक्स की जो शुरुआत होती है इनकी कैटेगराइजेशन की, वो यहाँ से होती है कि कुछ बैंक्स को हम कहते हैं शेड्यूल्ड, कुछ को कहते हैं हम नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक जैसा मैंने आप लोगों को बताया, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब है वो बैंक जो कि मेंशन्ड है इन सेकंड शेड्यूल ऑफ, मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। वहीं जब हम लोग अगर बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पर क्या है, नहीं 54 नहीं है, 61 है। यहाँ पे क्या होता है, मेंशन, नॉट मेंशन्ड, या इसको नॉट मेंशन्ड ही लिखते हैं, मेंशन नॉट कहना गलत हो जाएगा, इंग्लिश थोड़ी गलत हो जाएगी। नॉट मेंशन्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो सबसे पहला तो कैटेगराइजेशन हमने यहाँ से देखा, ओके। मेंशन्ड है और मेंशन नहीं है, ओके। जाहिर बात है कि जिनका भी मेंशन होगा यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ तो बेहतरी या उनको कुछ ना कुछ तो फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो क्या फायदे मिलते हैं उनके बारे में हम जरा डिस्कशन करते हैं। यहाँ सेंट्रल बैंक क्या होता है वो सब लिखा हुआ है, देखो शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। इन बैंकों के साथ में एक बहुत बड़ी शर्त है कि इनका जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए। पेड अप कैपिटल क्या मैं अभी बताऊंगी नहीं, तो बार बार पूछना नहीं, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा कि इन बैंकों के साथ में एक बहुत बड़ी वो होती है, एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि डिमांड होती है, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इनका पेड अप कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 5 लाख या उससे ज्यादा। जिन भी बैंक्स का पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ वही शेड्यूल बैंक्स कहलाती हैं। अगर इससे कम है तो वो शेड्यूल बैंक नहीं कहलाती हैं। दोहरा रही हूं मैं इस बात को, पेड अप कैपिटल मत पूछना, क्योंकि मैं अभी आपको पेड अप कैपिटल नहीं बनाऊंगी, रीजन बीइंग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप लोग कैपिटल नहीं जानते हो तो आप लोग पेड अप कैपिटल भी नहीं जान पाओगे, मार्केट के रूल्स नहीं जानते हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ रटना है हमें, ठीक है, कि हाँ चलो पेड अप कैपिटल शुड बी 5 लाख और मोर। अब बात यह है कि शेड्यूल बैंक्स को फायदे क्या मिलते हैं, अगर आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इनका नाम है तो इन्हें फायदे क्या मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फायदा इसका ये हो जाता है कि आरबीआई जो है इन्हें रीफाइनेंस करता है। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है, इन बैंक्स को समय समय पर लोन देना, ठीक है। इन बैंक्स को समय समय पर आरबीआई लोन देता है कि मान लो कल को इस बैंक में कुछ हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आरबीआई जो होता है वो उन्हें टाइम टू टाइम लोन देता है कि चलो भाई आपके वहां पे ये प्रॉब्लम हो गई तो हम आपको लोन दे रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम से निकलने पाओ, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि इन्हें एबिलिटी मिलती है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी की। दूसरा, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे ना करेंसी चेस्ट, तो करेंसी चेस्ट भी आरबीआई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देता है अपनी तरफ से। आप क्या कहोगे, करेंसी चेस्ट आरबीआई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देता है, अलाउ करता है जो शेड्यूल्ड होते हैं, ठीक है। जो शेड्यूल्ड नहीं होते हैं उनको आरबीआई अलाउ नहीं करता है करेंसी चेस्ट। तो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं आरबीआई उन्हें करेंसी चेस्ट भी बना, आप कह सकते हो मौका देता है कि अपने वहां पे करेंसी चेस्ट ओपन करें। तीसरा, इन्हें क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप मिलती है। क्लियरिंग हाउस का मतलब समझ लो क्या होता है, जैसे समझिएगा, मान लो ये है मिस्टर एक्स और ये है रिलायंस, ठीक है। मान लो इन्होंने रिलायंस से कुछ इनके शेयर्स खरीदे, ठीक है। मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने रिलायंस से उनके कुछ शेयर्स को खरीदे, ठीक है। जब इन्होंने रिलायंस के शेयर्स को खरीदे, अब जैसे बाकियों में ऐसा होता है ना कि हम लोग जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो हमें कपड़े मिल गए, हमने पैसे दिए, कपड़े लेकर आ गए। शेयर्स वगैरह में ऐसा नहीं होता है। शेयर्स वगैरह में क्या होता है कि आज आप पैसे दो और जिस भी मतलब आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट होता है, तो उस कंपनी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 1-2 दिन बाद तक दिखते हैं, तो समय लगता है। तो ये जो बीच बिचैया का काम करता है कि पहले आपके पैसे, कोई एक संस्था होती है जो क्लियरिंग हाउस होती है, पहले आपसे ये पैसा लेगा, उसके बाद ये रिलायंस को भेजेगा, रिलायंस के शेयर्स फिर आप तक कराएगा। यानी आप और रिलायंस में हो रही है शेयर की डील, पर आप एकदम से डायरेक्ट ले नहीं रहे हो आपके पैसे, और ये पूरा कि आपके पैसे उन तक जाए, उनके शेयर आप तक जाए, इन सब काम को कोई क्लियरिंग हाउस कराता है जो पूरी की पूरी डील को क्लियर करता है। चलो इनके पैसे ये ग्राहक लिया है, इस वाली कंपनी को जाएंगे, उस कंपनी के शेयर इस ग्राहक को मिलेंगे। तो ये पूरा काम कराने में कोई बीच बिचैया यूज होता है। बैंक जो भी शेड्यूल्ड हैं उन्हें अलाउड है कि वो क्लियरिंग हाउस का काम कर सकते हैं। क्लियरिंग हाउस में फायदा क्या होता है कि वो अपनी फीस और कमीशन वगैरह भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो जाती हैं जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स को फायदे मिलते हैं। लोन वगैरह की सुविधा मिलती है, करेंसी स्टोरेज की सुविधा मिल जाती है, सीडीएसएल इसका नहीं है एग्जांपल, ठीक है, सीसीआईएल है, फिर क्लियरिंग हाउस की भी इन्हें सुविधा मिल जाती है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है?
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में। क्लियर है आप लोगों को सभी को क्या है ये? ठीक है, नाउ अब देखो क्या है कि ये तो हो गए कौन, ये तो हो गए आपके शेड्यूल बैंक्स। जरा हम लोग नॉन शेड्यूल बैंक्स को देखते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन है? नॉन शेड्यूल बैंक्स वो हैं जिनका नाम आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में नहीं लिखा है। ठीक है, लोन अप टू 5 लाख मैंने अनन्या नहीं कहा है, प्लीज आप लोग अपने हिसाब से इन चीजों को मत बनाया करो। मैंने एक बार भी नहीं कहा लोन अप टू 5 लाख। अब तुम अपने दिमाग में बैठा ली लोन अप टू 5 लाख। 5 लाख में किसी बैंक का क्या भला होगा? बैंक आरबीआई से 1-1 हजार करोड़ का 100-100 करोड़ का लोन लेते हैं। 5 लाख यार हम लोग की तरह उनका काम थोड़ी ना है। मैंने ये बात मेंशन ही नहीं करी है लोन अप टू 5 लाख। सो प्लीज डोंट से दैट। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन और एग्जामिनेशन में मतलब एक तो तुम्हें आगे का चैप्टर नहीं समझ आएगा, प्लस एग्जाम में जाके तुम ब्लंडर कर दोगे। सो आई डिडंट से कि लोन अप टू 5 लाख। ठीक है, पेड अप कैपिटल अप टू 5 लाख और मोर, दैट इज व्हाट आई सेड। ठीक है, नाउ सी नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या है? नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में कोई भी मेंशन नहीं होता है। ये आरबीआई की दूसरी शेड्यूल में कहीं भी मेंशन नहीं होता है, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है। ठीक है, और इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आरबीआई के वहां पर मेंशन नहीं है, तो आरबीआई इन्हें किसी भी तरीके का कोई भी सुविधा नहीं देता है। ठीक है, आरबीआई इन्हें किसी भी तरीके का कोई भी सुविधा नहीं देता है अपनी तरफ से, XYZ नथिंग, क्योंकि ये आरबीआई के उसमें मेंशन नहीं है। अब वही है कि भाई हमने जो है गार्ड करने को कहा है इतने घरों को, तो हम इतने घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये घर हमारे अंडर नहीं है, हम इनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उस घर में चोरी हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आई डोंट केयर। वही आरबीआई का है कि भाई हमने तो इतनी बैंकों की ले रखी है जिम्मेदारी, ये बैंक हमारे अंडर है, हम इनको मानते हैं, इन बैंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये जो बैंक्स हैं ये छोटे लेवल पर ही रह जाते हैं क्योंकि आरबीआई इन्हें गार्ड नहीं करता है। गार्ड नहीं करने का मतलब इनको लोन नहीं देगा, इनके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेगा, इनको मतलब आप कह लो कि ये किनारे ही रह जाते हैं। क्योंकि आरबीआई इनको सपोर्ट नहीं करता है तो इनका बिजनेस बहुत छोटे पैमाने पर रह जाता है, बड़े पैमाने पर नहीं रह जाते हैं। समझ लो बात को आप लोग। तो बेसिक क्या है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स ये वो बैंक्स होते हैं जिनका नाम आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है, और बेसिकली इसी वजह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जनता यहां पर अपने पैसों को रखने में घबराती है, या आप कह सकते हो कि इसकी वजह से जो है जो भी जनता होती है वो ऐसे बैंक तक पहुंच ही नहीं पाती है। क्योंकि इनके बिजनेस को देखो, आरबीआई जब किसी के कभी भी हम लोग बैंक को ऐसे देखते हैं ना कि बैंक हमें लोन दे रहा है, हम डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो एक बहुत ही छोटे लेवल पर हैं उस बैंक के लिए। वही बैंक बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ लेन देन करेगा, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ लेन देन करेगा। हमारे देश में जैसे मान लो आपकी सैलरी आनी होगी, आप किसी बैंक में आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी सैलरी आनी होगी, तो आपकी सैलरी जो है वो किसी और बैंक के माध्यम से आपका बैंक आप तक ट्रांसफर कराएगा। तो ये बैंक बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे होते हैं। हम लोग जो है हम लोग बहुत छोटे स्तर पर उसे जान रहे हैं। बैंक का एक्चुअली काम पूरे विश्व भर तक में होता है, देश तो बहुत ही कुछ नहीं है उसके सामने। तो इस वजह से जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो बहुत किनारे और छटे हुए रह जाते हैं, क्योंकि इनको आरबीआई का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब आरबीआई का सपोर्ट नहीं मिलता है तो कोई भी सरकारी संस्था यहाँ पे अपने अकाउंट्स नहीं खोलती है, इनका बिजनेस नहीं बढ़ पाता है, छोटे पैमाने पे रह जाते हैं। आप जिस भी बैंक का नाम लोगे अनडाउटेडली वो एक शेड्यूल बैंक ही निकलेगी, क्योंकि वही अपना बिजनेस इतने बड़े पैमाने पे पहुंचा पाई होगी कि आप उसके नाम को जान रहे हो। सभी लोग अपने अपने हिसाब से एक एक बैंक का नाम रखिएगा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से किसी भी एक बैंक का नाम यहाँ पर रखिएगा, जिस भी बैंक को जानते हो, जो भी आपके माइंड में भी आ रहा है ना वो बैंक यहाँ पे लिखो जरा। पीएनबी, एसबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, फेडरल, एसबीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, एचडीएफसी, बंधन बैंक, बीआईबी, सीबीआई, यूनियन, सेंट्रल बैंक, यूनियन, एसबीआई, बीओआई, पीएनबी, कनाडा, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, जो भी बैंक लिखे हो, ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे के सारे यही है। ठीक, सॉरी ये नहीं ये नहीं, सॉरी ये है सभी बैंक। तो याद रखना कि जितने भी हम लोग बैंक्स को जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखो हम लोग बैंक के काम को बहुत सीमित रूप में जान रहे हैं, बैंक का काम बहुत बड़े रूप में हो रहा होता है, हम लोग बहुत ही कम लेवल पे उसको जान रहे हैं। ये सारे के सारे आपके शेड्यूल्ड बैंक हैं। ठीक है, आज के सेशन से किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? आज की सेशन से किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, कोई समस्या बताओ? ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक का कुछ कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हैं जिनका नाम आप नहीं जानते हैं, वो सब हैं, तो आप इन लोगों के नाम को जानते नहीं होंगे। ठीक है, हाँ आरबीआई के रूल्स नहीं चलते हैं, आरबीआई उन्हें लाइसेंस देता है। नॉन शेड्यूल बैंक का जैसा मैंने आपसे कहा, अपने वहां पर ना कुछ बैंक्स हैं जो कि आप लोग क्या कहोगे, कुछ बैंक्स हैं ऐसे जो मतलब कोऑपरेटिव वगैरह हैं। आपके घर के पास में कोई ऐसा बैंक करंट डेवलप करके दिखेगा, वही है नॉन शेड्यूल बैंक। अब आप सोचो कि कोई बड़ा बैंक जो बहुत फेमस बैंक है उसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो ऐसा कोई बैंक नहीं है। पेमेंट बैंक्स में एक दो हैं, लेकिन वो भी जल्दी हो सकता है कि शेड्यूल हो जाए। तो कोई बड़ा बैंक जिसके बारे में आप और हम जान रहे हैं क्या वो नॉन शेड्यूल है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियरिंग हाउस पारितोषा भी जब सेशन खत्म होगा तो एक बार रिपीट करना, क्लियरिंग हाउस वहां पे समझ आ जाएगा। माइंड में नहीं जाता है मैम, क्योंकि तुम अपने माइंड को क्लियर करके बैठते ही नहीं हो। इतनी आसान चीज अगर तुम्हारे माइंड में नहीं जा रही मतलब कि तुम्हारी माइंड क्लियर नहीं है, तुम 50 बात सोच रहे हो और तुम पहले से सोच के आ रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तब तुम्हारे माइंड में नहीं जाएगा। इसमें तो मैंने कुछ ऐसी बात मतलब इतनी लोअर लेवल की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, बैंक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में आपको बता रही हूँ। इट्स लाइक कि मैं आपसे कह रही हूँ भारत 1947 में आजाद हुआ था और आप कह रहे हो मेरे माइंड में कुछ नहीं गया। सो द बेसिक रीजन इज कि तुम अपने माइंड को ब्लॉक करके क्लास में आते हो, या तो तुम इधर उधर की बहुत सोचते हो, या तो तुम किसी नई चीज को एंट्री दे ही नहीं रहो। इसमें समझ नहीं आने वाली बात कुछ नहीं है बेटा। तो मैं बस एक बात कहूंगी, मेडिटेशन करो, थोड़ा माइंड को क्लियर करो। ओवर थिंकिंग करते हो तो थोड़ा सा शांत रहो, कुछ देर सुबह या शाम आधे घंटे वॉक करो, और उस वॉक करने में कोशिश करो कि कोई ख्याल ना आए तुम्हारे दिमाग में, सिर्फ वॉक करो, कुछ मत करो। सो यही ब्लॉकेज है जो तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं जाने दे रहा है। सिंपल, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा होता है कभी कभी। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं जब न्यूज बनाती रहती हूँ तो पढ़ाई हो चुकी है, जिसको जानना है जाओ, थोड़ी सी बातें कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है,
तो कभी-कभी क्या होता है कि जब मैं न्यूज़ बनाती रहती हूँ, तो बहुत आसान सी चीज़ लिखी रहेगी। जैसे मान लो, लिखा रहेगा कि नई दिल्ली में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि हेल्थ केयर को कैसे बेहतर बनाया जाए। मैं इसी लाइन को 15 बार पढ़ती हूँ और मुझे नहीं समझ आता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं उसी लाइन को रिपीटेड बेसिस पे पढ़ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नई दिल्ली में मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई, क्यों नई दिल्ली में हुई? मतलब मैं खुद ही में उलझ जाती हूँ। सो बेटा उसका जो बेसिक एक रीज़न हो जाता है, वो ये हो जाता है कि मैं ब्लॉक किए रहती हूँ अपने माइंड को। इस वजह से जो न्यूज़ होती है, वो अंदर आ ही नहीं पाती है। समझ रहे हो? तो मैं क्या करती हूँ, उठ जाती हूँ वहाँ से, थोड़ा-सा बाहर टहल आती हूँ, कोई और काम में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, फिर बैठ के स्थिरता के साथ करती हूँ। समझ रहे हो? शेड्यूल 1, 3, 4 तुम लोगों से नहीं पूछा जाता है, इच्छुक हो तो मैं कल बता दूँगी, ठीक है? चलो ख़ैर, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जभी भी आप लोग क्लास में बैठो, तो दिमाग को खाली करके बैठो। पहले से दुनिया भर की टेंशन लेके मत बैठो। मैम आपने जो 21 दिन में ना 21 दिन तक सुबह याद होगा मेडिटेशन। 21 दिन तक कोशिश करो बहुत चीज़ें याद हो जाएँगी। मैम कंप्लीट पीडीएफ दे दो सेंट्रल बैंक का थोड़ा देख लेंगे हम। कंप्लीट पीडीएफ मतलब? आप किस चीज़ की कंप्लीट पीडीएफ की बात कर रहे हो? बांगीय ग्रामीण विकास बैंक समानवा ये देख लेना यार, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। उन कोऑपरेटिव बैंक में कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो शेड्यूल्ड है, कुछ नहीं है। तो जिसमें तुम्हें डाउट है उसका नाम एक बार देख लेना। अब जैसे आरआरबीज है, शेड्यूल्ड है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, शेड्यूल्ड है, पेमेंट बैंक के 4 बैंक शेड्यूल्ड है, सरकारी बैंक सारे शेड्यूल्ड है, प्राइवेट लगभग सारे शेड्यूल्ड है, फॉरेन लगभग सारे शेड्यूल्ड है। इनके नाम पे मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का क्या है ना कि ये क्षेत्रीय होते हैं। जैसे बंगाल के क्षेत्र में अलग तरीके के कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग तरीके के काम कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या है कि कुछ शेड्यूल्ड है, कुछ नॉन शेड्यूल्ड है। इसके बारे में तुम देख लेना एक बार। एयरटेल पेमेंट बैंक इज शेड्यूल्ड। अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के लेके तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है तो उसको तुम लोग एक बार देख लो, कितने हैं शेड्यूल कितने हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे मंडे से। ओके, चलो फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। एंजॉय करना अपने सैटरडे को। ओके, सेंट्रल बैंक नहीं बोला, जो पढ़ेंगे ओनली नोट में। ओके, अफू मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्टडी मटेरियल कब तक अपलोड होगी? जिस टाइम तक हमेशा होती है। डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, सीबीडीसी तो हम लोगों ने कर ही लिया है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ शेड्यूल बैंक में था कि आरबीआई शेड्यूल बैंक को रिफाइनेंस करता है, लोन देता है। श्रीन तुम्हारी भी वही प्रॉब्लम है, तुम लोग अपने दिमाग को ब्लॉक किए हो। दिमाग को ब्लॉक नहीं करोगे, काम की चीजों को सीखोगे तो याद रहेगा। मोटिवेटेड होकर पहले तो पढ़ाई करो तुम सभी लोग, है ना। चलो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाएगी यहाँ तक बच्चों, ठीक है। फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।